प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं बहुत दिनों के बाद और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी पुरानी टीम मेरे साथ में फिर से आ गई है। एनके सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उदय शंकर पानी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक्साइटमेंट में, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं वापस आप लोगों के साथ में फिर से जुड़ रही हूँ। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी। और ये जरूर मेंशन करिए कि सूद साहब और मैं, हम दोनों क्लासमेट्स हैं दिल्ली के। हाँ, वो मैं अभी बोलूंगी, तो सबको वैसे पता है लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी। बट उससे पहले कमिंग बैक कि आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ड्रीमलाइनर। ड्रीमलाइनर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रस्टेड एयरक्राफ्ट, ग्लोबली एक्सेप्टेबल एयरक्राफ्ट, 15,000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ान भरने वाला, केबिन प्रेशर जिसका 6,000 फीट का मेंटेन करके रखा जाता था इंस्टेड ऑफ 8,000 फीट, ताकि जो वहां पे सवार जो बैठे हैं उनको जो है कम से कम प्रॉब्लम फील हो, उनका फटीग कम से कम हो। विंडोज उसकी लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ी विंडोज, और उसके शेड्स नहीं। शेड्स इसलिए नहीं क्योंकि जो अगर टेम्परेचर बाहर हम जाते हैं तो धूप बहुत जल्दी निकल के आती है, तो गर्मी बहुत होती है, तो उसमें नॉर्मल एयरक्राफ्ट में हमको शील्ड्स जो है वो नीचे डाउन करनी पड़ती थी, विंडोज डाउन करनी पड़ती थी। मगर इसको इस तरीके से बनाया गया था कि इसमें इलेक्ट्रोट्रॉनिक डिमिंग की गई थी कि जैसे ही एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड पे पहुंचेगा, धूप आएगी तो अपने आप इसके शीशे जो है वो डिम होने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि अंदर बैठे जो यात्री हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। टर्बुलेंस की अगर हम बात करें तो मिनिमम टर्बुलेंस का एक्सपीरियंस वहां पे होता था। फिर भी फिर भी ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया है, और बहुत दुखद तरीके से क्रैश हुआ है, जिसमें बहुत सारे सपने टूटे हैं। और ये कोई एक क्या आसमान से सिर्फ मेटल गिरा था, मेटल के साथ में बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे रिश्ते जो है वो खत्म हो गए थे। इसी के बारे में बात करने के लिए हम आए हैं। और बिफोर वी स्टार्ट कि हम इसके ऊपर बात करें, सूद सर के पास में जाऊं, मैं उदय शंकर जी को मैं इसलिए यहाँ पे लेकर के आई हूँ क्योंकि उदय जी का जो है वो एयर इंडिया के साथ में बहुत जबरदस्त संपर्क रहा है इन फ्लाइट प्रोग्रामिंग को लेकर। तो उदय जी, पहले मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ कि ये इन फ्लाइट प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली है क्या एयर इंडिया की, जिसमें आपका बहुत जबरदस्त संपर्क रहा था जी। देखिए, इन फ्लाइट प्रोग्रामिंग मतलब एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम होता है ना, जो हम लोग जाते हैं और हमारे सीट के आगे जो स्क्रीन लगी रहती है, तो उसके अंदर फिल्में आती हैं, गाने आते हैं, सब तरह के प्रोग्राम आते हैं। तो वो मैं बम्बई इंडस्ट्री से खरीद के मैं फिर वो राइट्स इनको देता था और फिर कंपाइल करता था विद एन एंकर, फिर हम लोग वो देते थे उनको। और उसके बाद उसके अलावा वहाँ की इंस्ट्रक्शनल फिल्में बनाई हैं, वहाँ की कॉर्पोरेट फिल्में बनाई हैं। और सो इट वाज वेरी 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 मेमोरेबल एक्सपीरियंस वर्किंग विद एयर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। एयर इंडिया के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। तो मेरे को तो हर्ष में ये कुछ, जब भी एयर इंडिया नाम सुनता हूँ या कुछ न्यूज देखता हूँ, तो समथिंग आई फील सम इमोशनली अटैच्ड टू इट। और ये जो धमाका हुआ और ये जो एक्सीडेंट हुआ, एक माने नींद उड़ गई एकदम बिल्कुल। माने इट वाज सच अ बिग ट्रेजेडी फॉर एवरीबॉडी, बट खासतौर से मेरे लिए, क्योंकि आई बिकॉज ऑफ माय एसोसिएशन विद एयर इंडिया। सो अब ये है कि इतना सेफ एरोप्लेन, सब तरह की सेफ्टी उसके अंदर, कभी भी वहां उसके अंदर कभी एक्सीडेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। एंड सडन क्रैश कि 30 सेकंड के अंदर वो प्लेन का क्रैश हो जाना बड़े सवाल पैदा करता है। यू थिंक ऑफ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि भाई क्या हुआ होगा। और ठीक है, ट्रेजेडी तो हुई, बट नाउ इट इज द टाइम टू सिट डाउन एंड सी कि भाई ऐसी गलती दोबारा ना हो। और क्या हुआ, आई थिंक ये टेक्निकल बातों का मेरे ख्याल से अगर हम लोग सुने तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम सूद साहब। ये सूद साहब टेक्निकल बातें सारी बताएंगे। हालांकि आपने भी बहुत अच्छा बताया मुझे, नंदिता, कि शुरुआत में आपने जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन दी, इट वाज वेरी गुड। बट आई एम श्योर ये जो दिमाग में बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब सूद साहब बहुत सही तरीके से देंगे। मैं उदय जी आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी, सूद सर से मैं बात करूंगी। सूद सर, अभी उदय जी ने बोला कि एक्सीडेंट था,
लेकिन एक क्वेश्चन और भी आ रहा है कि वाज इट अ सैबोटाज? ये एक्सीडेंट रियल में था या इसके साथ में पीछे कुछ कहानी भी है? क्योंकि एक उसका रीजन है, एक जॉन बर्नेट करके विसल ब्लोअर थे जिन्होंने 787 के फ्लॉज को बाहर निकाल करके लेके आए थे और मिस्टीरियसली ही डाइड। तो ये जो टेक्निकल इशू था या सैबोटाज था या ये नॉर्मल एक्सीडेंट था, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं इंटेलिजेंस को बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो हर एक चीज पे शक करता हूँ, और शक करना हमारी फितरत के अंदर है, और शक करके तभी चीजों को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, ये प्लेन उड़ा आप अहमदाबाद से, और उड़ने के बाद प्लेन प्रॉपर तरीके से चला, लेकिन वो प्लेन उड़ने के बाद चल रहा था, लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि प्लेन ठीक चल रहा है, लेकिन आप देखो, नोट करोगे, जो प्लेन उड़ा उसकी पूरी फ्लाइट को ट्रैक किया गया, यानी बड़े अच्छे कैमरे के अंदर, सिर्फ मोबाइल की बात नहीं, मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से इसको पूरा ट्रैप किया जा रहा था कि प्लेन कैसे उड़ता है, कैसे जाता है और कब क्रैश करता है। और ये पहला शक हमारे दिमाग पे लगता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं है, सैबोटाज है। दूसरी बात है कि इंटेलिजेंस की एक खबर थी कि ये बात थी 9 तारीख की, 9 जून की बात थी कि 2-3 दिन के अंदर इंडिया के अंदर बहुत कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, और 12 जून को ये एक्सीडेंट हो गया, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और देखिए, एक बात और है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सिंदूर के अंदर हमने पाकिस्तान को इतने बुरे तरीके से मारा कि पाकिस्तान तो खत्म हो गया, बुरा हाल हो गया, उसके 9 एयर बेसिस पे अटैक हो गया, 9 एयर बेसिस को डैमेज कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के साथ दुख किसको हुआ? सबसे ज्यादा जो दुख हुआ वो हुआ यूएस को। ट्रम्प भी बड़े परेशान थे, बहुत पैसे भी दिए ऑपरेशन से पहले भी, ऑपरेशन के बीच में और ऑपरेशन के बाद में भी, IMF से, चाहे वर्ल्ड बैंक से, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एंड ऑल्सो टर्की। नहीं, देखो, वो तो बहुत से रीजन है, लेकिन यहाँ पे जो मेन इशू आता है, हम स्पेशली वैसे तो चाइना को भी प्रॉब्लम हुई कि उनके सारे डिफेंस सिस्टम हमने तहस नहस कर दिया। मैं अमेरिका की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान की आर्मी के चीफ को बुलाया, वहां पे उनकी जो एनुअल परेड होती है उसके अंदर 13 जून को, 14 जून को बुलाया। उसके बारे में अलग बात से बात करेंगे कि क्यों उन्होंने बुलाया, क्या पर्पज था, क्यों आज पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है। देखिए, पाकिस्तान को टर्की सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो मेन रोल आता है वो आता है यूएसए। यूएसए रिवेंज लेता है, रिवेंज यूएस अपने तरीके से लेता है। आप देखिए कि हमारे साइंटिस्ट मारे गए थे 1966 में, यूएसए पूरा का पूरा प्लेन उड़ा दिया था। अब पाकिस्तान को पता कि मैं इंडिया पे अटैक तो कर नहीं सकता, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक नहीं कर सकता। यूएस को ही पता कि अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो इंडिया इसको छोड़ेगा नहीं, हम यूएस तक के नहीं सुनेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो एक तरीके से इंडिया से बदला लिया गया, जहां तक मैं पूरी बात समझता हूँ। देखिए, यहाँ पे बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, क्या हो सकता है प्लेन को, वो कहते हैं जी इंजन फेलियर हो सकता है। डबल इंजन का प्लेन था, और ऐसे तो इंजन फेलियर नहीं होता कि आप पहला, क्योंकि ये पहले ऐसे इंसिडेंट हुई है। दूसरी बात आती है कि कोई बर्ड इसको हिट कर सकता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे बर्ड्स भी ज्यादा आते हैं। लेकिन बर्ड गिरेगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या बर्ड इसके इंजन में घुस गया, और अगर बर्ड गिरता तो मुझे नहीं लगता कि प्लेन इस तरीके से डैमेज होगा या प्लेन इस तरीके से क्रैश करेगा। तीसरी बात आती है कि इंजन में फायर लग गई, वो भी है, लेकिन सारी बातें तो बाद में पता चलेगी जब यहाँ पे पूरी चीज सामने आएगी। अगर इंजन में फायर लगती तो कम से कम प्लेन जब उड़ रहा होता तो उसके अंदर आग तो दिखती, वो तो दिखी नहीं। आग तो तब दिखी जब प्लेन क्रैश हो गया, तो ये भी एक इशू है। साथ में वो कहते हैं कि शायद क्योंकि प्लेन के अंदर फ्यूल पूरा था, लंबी फ्लाइट थी, डायरेक्ट फ्लाइट जानी थी लंदन के अंदर, तो उसमें फ्यूल को पूरा रखना था। वो कहते हैं फ्यूल कट हो गया। लेकिन दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि तो बच्चों वाली बात है कि फ्यूल कट हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया, और मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। यहाँ पे एक चीज जरूर सामने आती है कि प्लेन उड़ रहा था प्रॉपर, किसने कहा जी, शायद इसने रनवे छोटा किया होगा, मतलब जब प्लेन उड़ा तो उसने कम चीज पे, मतलब कम जगह पे उड़ान भर ली, इसलिए प्लेन हाइट गेन नहीं कर सका। लेकिन इसको भी लोगों ने रूल आउट कर दिया। फिर जो पायलट था इस प्लेन को चला रहा था, वो 8000 घंटे का उसका एक्सपीरियंस था, और को पायलट को 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। तो ये ऐसी गलती तो करेंगे नहीं, कोई पायलट ये तो नहीं है कि कार चला रहा है, दूसरी तरफ कोई किसी को देखने लग गया तो वहां पे एक्सीडेंट हो गया। देखिए, जब भी एक पायलट प्लेन को उड़ा के लेके जाता है तो पूरे के पूरे सिस्टम को चेक करके जाता है, और ये तो है नहीं कि आपने देखा कभी प्लेन का ऐसे एक्सीडेंट हो जाए कि उसने छोटी फ्लाइट ले ली या जल्दी। लेकिन मेन बात है कि जब प्लेन उड़ा तो प्रॉपर उड़ा था, और उड़ रहा था तो हाइट गेन भी कर रहा था। लेकिन इमीडिएटली प्लेन ने हाइट गेन करनी बंद कर दी, और पायलट ने एटीसी को कांटेक्ट किया कि प्लेन, मैं सारी चीजें कोशिश कर रहा हूँ लेकिन प्लेन हाइट गेन नहीं कर रहा। जब तक वहां से रिस्पॉन्स आता, कनेक्शन कट गया, तो पायलट ने सारी चीजें कोशिश की होंगी,
एक्सपर्ट पायलट थे, कोई ऐसे तो है नहीं ना कि जाकर के साइकिल चला रहे हैं जी, यहाँ पे आपका चेन फंस गई, कभी कुछ हो गया। देखिए बेसिक क्या है कि यहाँ पे पायलट ने पूरे तरीके से काम किया होगा, क्योंकि गलतियां निकालने की तो बहुत सी बातें, और ये प्लेन क्रैश हो गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो स्पेशली प्लेन्स हैं, जो बोइंग के प्लेन्स हैं, वो जब लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तो वहां पे एक सिस्टम होता है उनका जिसको हैक किया जा सकता है। और यहाँ पे यही शक चल रहा है कि प्लेन का सिस्टम को हैक कर दिया, उसको जैम कर दिया और प्लेन क्रैश हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी लगती है, सारी बातें लेकिन तभी सामने आएगी जब सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा सामने। देखिए दूसरी बात ये है कि एक रिपोर्ट आ रही है साथ में कि एक मीटिंग होल्ड की गई थी काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, जहां पे पाकिस्तान के ऐसे के लोगों ने कुछ बात की, शायद कहीं से खुरासान वालों के साथ बात की हो। और देखिए आज पाकिस्तान और यूएस के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और अगर कोई पाकिस्तान काम करेगा तो पाकिस्तान इस तरीके से डैमेज नहीं कर सकता प्लेन को, यानी कि आपके सिस्टम को हैक कर दे। पाकिस्तान तो अपने डिफेंस सिस्टम को नहीं चला पाता। तो जब तक पाकिस्तान को यूएस की मदद ना हो या सीआई की मदद ना हो, तो पाकिस्तान ये अचीव नहीं कर सकता। और आज जो यूएस को थप्पड़ पड़ा, जो इंडिया ने यूएस को थप्पड़ मारा है, ट्रंप को जो थप्पड़ मारा है ऑपरेशन सिंदूर करके, उससे यूएस बड़े सदमे में है। तभी तो पाकिस्तान के आदमी चीन को वो पिला रहा है। तो एक आप इसमें और बात देखिए। आप उदय जी, आप कुछ बात कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। सर देखिए, इस धमाके से पहले एक और एक बड़ा ड्रामेटिक धमाका था। दैट वाज द किलिंग ऑफ कमांडर इन चीफ रावत। उनका जो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हुआ था, क्रैश हुआ था, वो भी एकदम सब तरह के उसके प्रिकॉशन प्रिवेंशन थे, प्रिकॉशन थे, बड़ा हाईली एडवांस हेलीकॉप्टर था। वो कैसे क्रैश हो गया? और उसके बारे में 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो उनमें से एक पॉसिबिलिटी ये है कि इट हैज बीन हिट बाय बाय बीम्स कंट्रोल्ड बाय सैटेलाइट। बिल्कुल। क्या देखिए मैं नहीं, मेरा यही कहना कि हो सकता, क्या इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्या कि ये तो आपका काफी वो बिल्कुल जो लॉजिक आपने जो बताया कि यार किसी ने हैक कर दिया होगा उनका, बिकॉज these planes are all they fly with computer control, everything is on data, everything is connected to that. So is that the reason, or this new technology जो आज तक पाकिस्तान नहीं समझ पाया? देखिए बेसिकली बता दूं कि दोनों चीजें डिफरेंट हैं। यहाँ पे इसको मतलब इसके लिए कोई सैटेलाइट की जरूरत नहीं, इसको मतलब इसको जैम करने के लिए। जब जनरल विपिन रावत का प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं किसी टीवी चैनल में बैठा था, बहुत से एक्सपर्ट थे वहां पे, कुछ डिफेंस के एक्सपर्ट थे, कुछ एयर के एक्सपर्ट थे। तो किसी ने कहा जी उसको सबरडाइज कर दिया गया। फिर कुछ और बातें होनी शुरू हो गई कि इसके इंजन खराब हो गया होगा। फिर उसके बाद एक और बात हुई कि वहां पे बादल थे तो इनको पहाड़ नहीं दिखा। तो जब मेरा नंबर आया, मैंने कहा पहली बात, ये जो प्लेन था सबसे ज्यादा सिक्योर था, और किसी वीआईपी के प्लेन को आप ऐसे वहां पे बम नहीं चला सकते, बम नहीं लगा सकते वहां पे, क्योंकि वो गार्डेड होता है। ये पॉसिबिलिटी रूल की जा सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि प्लेन का इंजन खराब हो गया। ये ड्यूअल इंजन का हेलीकॉप्टर था। एक इंजन खराब होगा तो दूसरा चल पड़ेगा। यहाँ पे भी ये बात हो रही थी इस प्लेन के अंदर। तीसरी मैंने बात की, मैंने कहा तीसरी बात, आप कहते हैं कि वेदर खराब था। अब अगर वेदर खराब होता तो वो पायलट वहां प्लेन लेके ही ना जाता, क्योंकि वो भी बहुत एक्सपीरियंस पायलट था, उसका रूट चेंज कर लेता। चौथी बात, कहते हैं यहाँ पे हिल थे। अगर पायलट को देखिए, जो भी पायलट को वीआईपी ड्यूटी में लगाया जाता है तो उसको एरिया का पता होता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ पे हिलना है, कहाँ पे नहीं। तो उसको पता था हिल तक क्यों यहाँ पे जाता। फिर कहते जी यहाँ पे बादल आ गए। देखिए बेसिकली मैंने कहा कि मैं एक बार गया था, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जा रहा था, तो वहां पे बहुत बारिश होती है। छोटा हेलीकॉप्टर था, सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर था। तो मैं मेरे बॉस दोनों जा रहे थे बॉर्डर पे, अपने हमारे जो लोग बैठे होते उनको खाने पीने की चीजें, मतलब आटा चावल दावल देना होता है, बस उनके पास यही चीजें होती हैं। तो मैंने अपने बॉस से कहा, मैंने कहा सर आपने तो मरवा दिया यहाँ पे। मैंने कहा इतनी बारिश हो रही है कि और हम यहाँ फंस रहे हैं यहाँ पे बीच में आकर के। तो पायलट से बात की, तो पायलट कहता कि आप घबराइए मत, मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे पता है कि क्या चीज है। और कहते जी रास्ता दिख रहा, कहते आप नीचे नदी देखो। नीचे नदी दिख रही थी, तो नदी के हिसाब से चल रहा था। तो मतलब अब आप कहें कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, एकदम बादल आ गए, ऐसी चीज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास तो रडार भी है, आपको वेदर की इंफॉर्मेशन भी मिलती है।
जब भी कोई पायलट एक प्लेन लेके जाता है, हेलीकॉप्टर लेके जाता है, तो पूरी वेदर की इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। जब हमने जाना होता था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो कहीं पे अगर वेदर खराब होता तो फ्लाइट लेते ही नहीं थे, फ्लाइट चलती नहीं थी। तो बेसिकली क्या था, उस टाइम पे हैक किया गया सैटेलाइट के थ्रू, और प्लेन के सिस्टम को जैम कर दिया गया, प्लेन क्रैश हो गया। और इसी तरीके से आप देखिए, जो आईआरजीसी के, ईरान के जो आईआरजीसी के चीफ थे, उनका भी ऐसे मर्डर किया गया था। वो किया था इसराइल ने, उन्होंने भी सैटेलाइट से उसको जैम कर दिया था। फिर आप देखिए रईसी की डेथ हो गई, वो अजरबैजान से ईरान जा रहे थे वापस, अजरबैजान उनके पड़ोस में पड़ता है, हिली एरिया है, उनका प्लेन क्रैश हो गया। जबकि जो कंपनी 2 हेलीकॉप्टर थे वो बच गए, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और इससे पहले ताइवान के जो आर्मी के चीफ थे, उनका भी प्लेन ऐसे ही, उनका भी हेलीकॉप्टर इस तरीके से गिरा दिया था चाइना ने। तो बहुत से लोगों ने बात की वो किसका हाथ हो सकता है, अमेरिका हो सकता है कि चाइना हो सकता है कि यूएस रशिया हो सकता है। मैंने कहा भाई इसकी जो इनका जो अपने हमारे जो डिफेंस जो सीडीएस का जो प्लेन है, उसको गिराने के पीछे हाथ हो सकता है चाइना का, क्यों उसकी ना तो रशिया करेगा, उस टाइम पे यूएस भी हमारे क्लोज था। लेकिन आपको पता होगा 1966 के अंदर हमारे एक साइंटिस्ट मार दिए गए थे, पूरा का पूरा प्लेन उड़ा दिया था सीआईए ने, और वो उड़ाया था फ्रांस के ऊपर। उनके नंबर 2 हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक कमेंट्स भी दिया है, एक किताब के अंदर लिखा भी कि हमने इसलिए प्लेन उड़ा दिया कि वो यहाँ पे बनाना चाहते थे न्यूक्लियर बम, इससे पूरा प्लेन उड़ा दिया। देखिए ये जो यूरोपियन कंट्री है, इनको ह्यूमन कोई वैल्यू कोई नहीं है, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते, ये सपोर्ट करते हैं डिक्टेटरशिप को। क्या आप अभी पाकिस्तान का केस लगा लो, चाहे आप सीरिया का केस लगा लो, चाहे किसी और कंट्री का लगा लो, इनको अपनी कंट्री का इंटरेस्ट है, उस पर देखते हैं, और वो भी इंटरेस्ट है इनके नेफेरियस इंटरेस्ट। हाँ नंदिता बताओ। सर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, अभी जिनके बारे में आपने बात की है, बहुत से वीआईपी वीवीआईपी लोग थे जिनके जो एयरक्राफ्ट थे उनको बहुत अच्छे तरीके से सेफ गार्ड करके उड़ाया जाता था। हम ड्रीमलाइनर की बात करें जो कल क्रैश हो गया था, मेरे दिमाग में एक बात ये आ रही थी जब मैंने वीडियो देखा था, बहुत ध्यान से मैंने वीडियो देखा था, उसमें मैंने देखा था कि प्लेन ने टेक ऑफ किया, उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल हुआ। दैट मीन्स कि उसका टेक ऑफ जो है वो ठीक से नहीं हो पाया था। क्या ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गई थी, बिकॉज वहां पे जो लोडिंग थी पीछे टेल की तरफ में वो ठीक से नहीं हो पाई थी, उसमें ज्यादा जो है या तो सामान रखने के टाइम पे कुछ गड़बड़ किया गया था, बिकॉज वो अपना वो चीज जो वर्टिकल उसका जो इंक्लिनेशन था वो खो करके हॉरिजॉन्टल हो गया था, और टेल टूट करके अलग हुई, बिकॉज एयरक्राफ्ट हमेशा 3 पार्ट से बनता है। नंदिता ऐसा है कि टेल कोई नहीं टूटी, बेसिकली प्लेन जब क्रैश हुआ तो टेल कहीं फंस गई, उनका फेस कहीं फंस गया। देखिए ये कोई बस नहीं है कि आपने 2 आदमियों को पैसेंजर को ज्यादा बिठा लिया तो बस रुक जाएगी, बस चलेगी नहीं। राइट प्लेन के अंदर दिमाग में तरीके आया से था सारा सर एक सामान, बात मेरे को। हाँ देखिए प्लेन के अंदर आप देखिए ना, जो भी आपका सामान जाता है उस हर एक सामान का वेट लिया जाता है। ये नहीं आपका सामान 5 किलो ज्यादा बढ़ गया, 10 किलो ज्यादा बढ़ गया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, प्लेन उड़ेगा नहीं। देखिए यहाँ पे क्या था कि प्लेन उड़ा, बिल्कुल ठीक उड़ा, और पायलट की आप नोज ऊपर थी, लेकिन उसका पीछे का हिस्सा उठा नहीं, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई या उसका सिस्टम जाम हो गया। और 50 सेकंड के अंदर पायलट ने हर एक चीज की कोशिश की, हर एक चीज कोशिश की होगी, ऐसा नहीं है कि पायलट प्लेन लेके चला गया और बैठ गया सो गया वहां पे, ऐसा नहीं था। देखिए हर एक चीज कोशिश की होगी पायलट ने। तो बेसिकली क्या है कि ये जहाँ जो मैंने कहा कि इसके सिस्टम ज्वाइन को, पायलट ने कहा कि आई एम नॉट एबल टू पिक अप माई प्लेन, मैं प्लेन को उड़ा नहीं पा रहा, मतलब ऊपर नहीं चल रहा था प्लेन, और उसके बाद प्लेन की लिफ्ट खत्म हो गई, प्लेन क्रैश हो गया। देखिए ये मतलब इस तरीके से नहीं है कि आपने प्लेन के अंदर 100 किलो वेट, आप तो लिफ्ट में देख लीजिएगा, अगर आप नॉर्मल जो लिफ्ट जाते हैं वहां पे लिखा होता है 6% और टोटल वेट इतना 500 किलोग्राम का वेट है, जो कुछ भी होगा। तो प्लेन के अंदर जो सामान जाता है पूरा पूरा काउंट करके जाता है। प्लेन के अंदर ये तो नहीं है कि आपका 20 किलो सामान ज्यादा हो गया, 50 किलो ज्यादा हो गया, 200 किलो ज्यादा हो गया तो प्लेन चलेगा नहीं। कॉन्स्पिरेसी मैंने पूछा, कॉन्स्पिरेसी के एंगल से मैंने पूछा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो रहे हैं ना सर इसमें। तो देखिए मैं जैसे कह रहा हूँ ना, एक प्लेन के साइड में प्लेन के साइड में एक हिस्सा होता है, मैं उसको टेक्निकली डिफाइन नहीं कर पा रहा, वहां पे हिस्सा होता है जिसको मतलब हैक किया जा सकता है। और आप देखो ना, जब प्लेन उड़ रहा था तो प्लेन की पूरी ट्रैकिंग की गई, प्लेन प्लेन उड़ रहा है, टेक ऑफ कर रहा है तो प्लेन को देख रहे हैं, और एयरपोर्ट से देखा जा रहा है प्लेन को, मतलब अंदर से कोई नजदीकी आदमी, अंदर का आदमी कुछ काम कर रहा था, प्लेन को पूरा ट्रैक किया जा रहा है, प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद प्लेन नीचे जा रहा है वो भी दिखाया गया, प्लेन क्रैश हो गया और सारा कुछ दिखाया गया। इससे यहाँ पे पूरा एक इशू लगता है कि प्लेन को जानबूझ करके नुकसान पहुंचाया गया, और स्पेशली क्यों चुना गया अहमदाबाद, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की कॉन्सेप्ट का एरिया है, यानी कि वहां के सीएम भी रहे हैं।
और इसलिए स्पेशली मुझे लगता है कि चुना गया स्पेशली आपके लिए, गुजरात को चुना गया पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए। और मुझे इसमें कोई शक नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी खेली गई इंडिया के खिलाफ। लेकिन ये बहुत जब इंक्वायरी होगी तो क्या ये चीजें बाहर आ पाएंगी, बहुत मुश्किल बात है। लेकिन इंडिया कैसे बदला लेगा, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ 1984 में, इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया। जरूर उसके पीछे किसका हाथ था? उसके पीछे हाथ था पाकिस्तान का। पाकिस्तान के ऐसे का क्यों खालिस्तानियों को पाकिस्तान सपोर्ट करता था। दूसरा उसके पीछे हाथ था यूएस का, क्योंकि यूएस सबसे ज्यादा बंधक खाता था इंदिरा गांधी से, क्योंकि उसने 71 वॉर के अंदर इंदिरा यूएस को हरवाया था। पाकिस्तान नहीं, मैं तो कहता हूँ यूएस हारा था उसने। और उसका उनका प्लेन मतलब उनको मार दिया गया, जबकि इंदिरा गांधी को कहा गया था, रॉ के चीफ ने कहा था इंदिरा गांधी को कि आप अपने सिखों को हटा लो, लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। फिर आप देखिए ज़ियाउल हक थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। ज़ियाउल हक एक प्लेन में जा रहे थे, उनके साथ थे यूएस के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में पोस्टेड थे, और वो जा रहे थे तो उनके प्लेन के ऊपर एक मिसाइल फेंकी गई। मिसाइल कहाँ से थी? मिसाइल थी शोल्डर फायर्ड मिसाइल, किसी अफगानी ने उनके ऊपर मिसाइल चलाई थी। और मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन भी थी इंडिया ने इंदिरा गांधी का बदला ले लिया ज़ियाउल हक को मार करके। समझ गए आप बात? तो बदला तो यहाँ भी लिया जाएगा। अगर ये प्लेन का पता चलता है कि अगर शक भी होता है कि प्लेन को पाकिस्तान ने गिराया, पाकिस्तान छोड़ करके अगर इसके अंदर यूएस ना आ गए, क्योंकि सबसे ज्यादा आज नुकसान या जो गिरा हुआ कंट्री है वो है डोनाल्ड ट्रम्प। एक तो इसलिए हिले हुए हैं कि रशिया यूक्रेन वार उनका 24 घंटे में खत्म करा दूंगा, वार खत्म नहीं करा पा रहे। दूसरा, इजराइल हमास वार को नहीं खत्म करा पा रहे। तीसरा जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मार दिया, उससे हमारी इमेज बहुत ज्यादा बड़ी होगी। देखिए दो कंट्री हैं वर्ल्ड के अंदर जो स्पेशली हमको हेट करती है, एक है चाइना जो ये नहीं चाहता इंडिया प्रोग्रेस करे, दूसरी है यूएस जो ये नहीं चाहता प्रोग्रेस करे। आपने एस जयशंकर की स्टेटमेंट सुनी होगी, एक मिनट में आपको देता हूँ। एस जयशंकर की स्टेटमेंट सुनी होगी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। सारे यूरोप को दिक्कत हो रही है इससे। इंडिया क्यों इतना बड़ा चल गया, क्योंकि इंडिया इतना क्यों ऊपर चल गया, और उसने कहा है कि आपका जो समझने का तरीका है वो अलग तरीका है, आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, हमारे इश्यूज नहीं समझ। अगर आज 26 ईसाइयों को मारा गया होता इस यूरोपियन कंट्री के अंदर या यूएस के अंदर, तो इनका क्या एटीट्यूड होता? हाँ सर, ये प्रोग्राम अभी खत्म करने से पहले मैं जरा कुछ मेंशन करना चाहता हूँ कि कैसी कंट्री है ये पाकिस्तान। मतलब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इतने लोग मर गए, और सोशल मीडिया में ये पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे हैं। माने उनको खुशी हो रही है, माने इस ट्रेजेडी की खुशी हो रही है। दैट शोज ये इंसान नहीं है, ये जानवरों से भी बदतर है। क्या इमोशन नहीं है इनके अंदर, कोई कॉन्शियस नहीं है कुछ भी इनके अंदर। कैसे लोग हैं ये, कैसा धर्म है इनका। मैं ये बोल रहा हूँ कैसा धर्म है इनका। ये सिखाता है नफरत 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 नफरत। इट इज नॉट आई मीन यू वी कीप कॉलिंग इट रिलीजन ऑफ पीस, नो इट इज अ रिलीजन ऑफ हेट। देखो उदय, एक और बात सुन लो इससे। यही पाकिस्तान है जिसने 30 लाख बंगालियों को मारा था बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेशी ने 30 लाख का मर्डर किया था, 3 लाख लेडीज का इन्होंने रेप किया था। और वहां पे कहते हैं कि जब ये अपने इनके सोल्जर जो छुपे होते थे बंकर के अंदर, वहां पे लड़कियां रखी होती थी किडनैप करके। और यही पाकिस्तान है जो आज बलूचियों के ऊपर इतनी ज्यादा, मतलब आप देखें बलूचियों को कैसे टारगेट कर रहे हैं। उनके आदमियों को उठा के ले जाते हैं और हेलीकॉप्टर से फेंक देते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमने उनके 100 मिलिटेंट को मारा, दोनों को भी मारेंगे, और चाहे इनको यूएस आ जाए चाहे कोई आ जाए बच तो पाएंगे नहीं। लेकिन मेन बात आते हैं, हम नेचुरली थोड़ा सा साइड पे जो चले जाते हैं। लेकिन मेन चीज जो मेरे हिसाब से यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये जो हमारा प्लेन के ऊपर जो एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी है जो रची गई है पाकिस्तान के एसए के द्वारा और यूएसए के द्वारा, यानी कि यूएस के सीआईए के द्वारा। एंड चाइना देखिए यूएस और चाइना आपस में बात नहीं करेंगे, इस चक्कर में काम नहीं करेंगे। चाइना दूसरे तरीके से काम करेगा, चाइना कभी सामने नहीं आता। टीडीएस की बात अलग है, लेकिन इस ऐसी चीजों के अंदर चाइना इन्वॉल्व है, क्योंकि यूएस की सीआईए वो इनह्यूमन है। वो आज जो है ना, पाकिस्तान यूएस की तरफ जा रहा है, चाइना उससे भी परेशान है। तभी तो आप देखिए ना, चाइना के हिस्से पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं आपके चाइना सी के अंदर।
ताइवान को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मौका मिला हुआ। लेकिन मेन बात आती है, जो ऐसी कॉन्स्पिरेसी की जाती है वो यूएस के द्वारा की जाती है। अगर बांग्लादेश के अंदर कॉन्स्पिरेसी की थी शेख हसीना को उठाने की, उस टाइम पे सीआईए आईएसए को आगे करके काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे पूरी उम्मीद लगाई जा रही है, मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इस इशू के ऊपर बात करेगी, क्या यहाँ पे कोई हाथ है आईएसआई का, और साथ में क्या आईएसआई के साथ सीआईए इन्वॉल्व है। खैर उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे लोग मरे हैं कुछ शांति मिले, और स्पेशली रूपानी साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उनकी डेथ हो गई प्लेन क्रैश के अंदर। हाँ सर मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है, अमेरिका जो है अपनी चौधराहट जो है वो हमेशा दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्पेशली ट्रम्प के आने के बाद मुझे लगता है जो ये बिग बॉस होने का जो एक आदत है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चाहे वो पहलगाम पर जब भी हुआ था, उसके बाद में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एस्केलेशन हो गया था ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी हुआ था, उसमें भी आकर के बताया कि हमने सीज फायर किया है। अभी ये जो क्रैश हुआ है उसमें अमेरिका अपनी 3 टीम्स भेज रहा है इंडिया में इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो अगर मतलब इस तरीके से बिन बुलाए मेहमान की तरह पहले भी सीज फायर का उन्होंने नाम ले लिया था, अब की बार भी भेज रहे हैं, तो इस चीज को ट्रम्प का जो एक जो कहते हैं ना कि अपने आप को बिगर देन वर्ल्ड अपने आप को समझने का, ग्लोबली अपने आप को जो स्टेबल करने का उनका जो सपना है, उसको कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल से ये एयर इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, यू नो, और हमारा साउथ ईस्ट एशिया में उसका काफी मोनोपोली है। आई ऑल्सो सी एन एंगल, अगर कहीं कोई बदमाशी हुई है, कोई सैबोटेज हुआ है, तो इट कैन बी लिंक्ड टू द इकोनॉमिक वॉर। You know, it is going to affect, it is affecting India and Air India economically in a very big way, you know, it is affecting it. तो देखते हैं, I think इसको काउंटर करने के लिए we have a able prime minister and definitely he will handle this situation and I'm sure thorough investigation will happen और सच्चाई क्या है वो आज नहीं तो कल पता लग जाएगा। लेकिन नतीजा बात ये होती है कि अमेरिका नेचुरली इस टाइम पे अपनी और हम अमेरिका को ऑफेंड नहीं कर रहे हैं, ऑफेंड करना भी नहीं चाहते, क्योंकि आज हम तैयार नहीं है अमेरिका को के साथ लड़ने को, ना हम चाहते हैं। लेकिन अमेरिका का जो भी एटीट्यूड है, जो भी उनका एक एजेंडा चल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास ताकत है। अब उसको डील कर सकते हैं, अगर हम उसको 71 में डील कर सकते हैं तो आज भी डील कर सकते हैं। इंडिया को सिर्फ 4 से 5 साल चाहिए अपने आप को तैयार करने के लिए, इकोनॉमिकली और स्पेशली जो मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास कमी है, कुछ चीज़ों की कमी है, शॉर्टेज है, आज जो इंडिया नहीं उसके पास नहीं है, उसको पूरा करने के लिए देखिए हमारे पास, जैसे मैंने कहा, आज जो वार है डिफरेंट टाइप का वार है। 5 हमारे पास डिफेंस सिस्टम बता दिए, और भी हमारे पास डिफेंस सिस्टम है जो हमने तैयार कर रखे हैं, और एक कुशा चल रहा है, उसके ऊपर भी हमारे बहुत बड़ा काम चल रहा है कि जो आप हमारा इंडिजिनियस एक्सपोर्टेड सिस्टम होगा वो खुद बना रहे, उसको बना रहे, उसकी रेंज है 350 किलोमीटर तक की, वो तैयार किया जा रहा है, 2-3 साल में वो तैयार हो जाएगा। और एक जो है आप स्टेल्थ की बात करते हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए एक प्रोजेक्ट सूर्या है, वो तैयार हो चुका है, जो जिससे हम स्टेल्थ के जो फाइटर जेट्स हैं या कोई उनको हम पूरा टारगेट कर सकते हैं, उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। एक यूनिट हमारे ज्वाइन कर चुका है, 5 और यूनिट ज्वाइन करेंगे बहुत जल्द। तो इंडिया आज अपना पूरा अटेंशन दे रहा है इस कैटेगरी के अंदर कि हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत हो, साथ में हमारी नेवी स्ट्रॉन्ग चल रही है। जैसे हमने इसके ऊपर $25 बिलियन का खर्चा किया 25 सबमरीन बनाने का, जिसके अंदर 10 न्यूक्लियर सबमरीन है, 3 फ्रांस बना रहा है, 6 जर्मनी बना रहा है, और साथ में 3 और हमने फ्रांस को बनाने के लिए, लेकिन 10 न्यूक्लियर सबमरीन को इंडिया खुद बना है, जो बहुत पावरफुल होगी। और साथ में इंडिया और ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। जो मेन हमारा इशू है, जैसे हमारे इस टाइम पे ड्रोन्स के ऊपर काम किया जा रहा है, 450 कंपनियां हैं इंडिया के अंदर जो ड्रोन्स बना रही है डिफरेंट टाइप के, और ऑल HAL वो भी ड्रोन्स बना रही है। आपके बहुत से जो टाटा हो गया या बाकी जो L&T हो गया, ये सारे के सारे ड्रोन्स बना रही है, हमको उस पर कुछ काम करना है। और मेन क्या है कि हमारे पास कुछ शॉर्टेज है एयरक्राफ्ट की, उसके ऊपर बहुत जल्दी काम किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हम डील करने जा रहे हैं रशिया से Su-57E की, ताकि अब पावरफुल हो। जिस तरह हमारे पास सारी ये चीजें आ जाएगी तो ना तो हम सुनेंगे USA की, ना सुनेंगे किसी और की, और पाकिस्तान का तो वैसे हमने बैंड बजा दिया और उसका बैंड दोबारा बजाने की तैयारी होगी। मुझे नहीं लगता कि हमारा ऑपरेशन दूर रोका जाएगा, काल चलता रहेगा, और जब भी मौका लगेगा हम पाकिस्तान को तो देते ही रहेंगे। लेकिन मेन बात है कि अब
ये जो हमारा ड्रीम लाइनर जिसका जो एक्सीडेंट हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कैसे इसको काउंटर करती है, क्योंकि अगर मुझे कुछ चीज़ों का पता है तो गवर्नमेंट को पता ही होगा। लेकिन उसका कैसे मतलब आंसर तैयार करेगी? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा या यूएसए को बताया जाएगा कि औकात में रहो? लेकिन देखिए यूएसए अपनी टीम भेज रहा है, हम उसको रोक नहीं सकते। यूएसए का हमेशा है कि चौधरात बनने की उसको आदत ही नहीं है वैसे उसके ऊपर। लेकिन हम ट्रंप या यूएसए दुश्मनी गिना नहीं चाहेंगे। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, उसको डील करता रहेगा। अगर यूएस उसको सपोर्ट करेगा तो यूएस को अपने आप ही झटका लग जाएगा। लेकिन मेन बात है कि अब यही देखते हैं कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनको शांति मिले और हमारे देश की सुरक्षा बढ़ती रहे। और इसी पे बात करते हुए आगे चलेंगे, अगले अगले प्रोग्राम करते रहेंगे, अच्छे अच्छे ताकि लोगों को चीजें बताएं क्या हमारे देश के अंदर कमियां है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है। इसी के साथ ना हम ये जो दर्द वाला है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की बातें पता लगी। उदय जी ने बहुत सारी बातें बताई और सूची ने तो एज यूजुअल उनको इतना बच्चों कहते हैं भंडार है नॉलेज का, तो बहुत सारी चीजें हम लोग को पता लगी है। और देखते हैं, हमको अपने पीएम पर, अपनी एजेंसीज पे पूरा ट्रस्ट है और कुछ भी जो है टाइम लगेगा, लेकिन जो सच है वो सामने जरूर आएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।